अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायोलॉजी टीचर फैसल सईद। हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यूज उसी सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं बना रहे हैं जिस सीक्वेंस में हम लोगों ने आपको सेकेंड ईयर के चैप्टर्स कंप्लीट किए थे, जिसमें पहले चैप्टर 8, फिर 7 और 6 और अब चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। हमारे चैप्टर 3 के कुछ बुक में, आपके एमकेट की बुक में जो गिवन एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, नोकिसेप्टर्स प्रोड्यूसेस द सेंसेशन। नोकिसेप्टर्स आल्सो नोन एज पेन रिसेप्टर्स। तो इनका काम है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ द पेन। और इस पेन सेंसेशन को जो नोकिसेप्टर्स हैं यानी जो रिसेप्टर्स हैं वो सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए आपके सीएनएस तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें तो हमने डिस्कस की हुई हैं, एफरेंट नर्व पाथवे और इफरेंट नर्व पाथवे। सेकेंड क्वेश्चन है, द साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस कंडक्टिंग इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन और टर्म। अच्छा, साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस, साइटोप्लाज्म से निकले हुए स्ट्रक्चर्स कंडक्टिंग इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। हमेशा याद रखिएगा, सेल बॉडी से दूर इम्पल्सेस आगे लेके जाने के लिए, है ना, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन्स आर टर्म्ड एज एक्सॉन। तो हम एक्सॉन कहते हैं। अब अगर आप डिस्कस करें तो अब यहाँ पे इस सवाल में साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस कंडक्टिंग इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। अब यहाँ देखिए, ये डेंड्राइट्स हैं, इनका काम हमेशा होता है मैसेजेस को लेकर आना। तो डेंड्राइट मैसेजेस लेकर आते हैं। अगर मैसेजेस रिसीव बाय द सेल बॉडी होता तो फिर डेंड्राइट थे, लेकिन ये है सोमा। ये पूरा का पूरा सोमा या सेल बॉडी है, और सोमा या सेल बॉडी से मैसेजेस को टू मूव अवे फ्रॉम द सोमा, ठीक है, ये अगर इसको सोमा या सेल बॉडी कहेंगे तो ये एक्सॉन का काम है। ठीक है, एक्सॉन। और ये एक्सॉन क्या है? ये टर्मिनल है, और शुरू में ये क्या है? डेंड्राइट्स हैं। तो हमेशा मैसेजेस की डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम डेंड्राइट्स टू सोमा, डी, एस, ए और ए टी होगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है द एक्चुअल जंक्शन वेयर वन न्यूरॉन कम्युनिकेट्स विद द अदर। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ जहाँ कम्युनिकेट करता है उसको हम साइनेप्स कहते हैं। साइनेप्स कहेंगे, साइनेप्सिस नहीं बोलेंगे, क्योंकि साइनेप्सिस जाइगोटिन में पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका स्ट्रक्चर के लिहाज से हम पढ़ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। इनमें से न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है? एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है, यस। सेरोटोनिन भी है, यस। डोपामीन। तो डोपामीन और सेरोटोनिन जो है वो ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर है। एसिटाइलकोलिन मोस्टली आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में होता है, मसल्स में। तो आंसर होगा इसका ऑल ऑफ दीज, तीनों ही न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर वो केमिकल्स होते हैं जो नर्व इंपल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में शिफ्ट करने में हेल्प करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस? स्वैलोइंग, विजन, वाटर बैलेंस या मेमोरी? तो ना तो स्वैलोइंग है, ना विजन है, ना मेमोरी है। हाइपोथैलेमस का काम होता है वाटर बैलेंस, एज ए ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन अगर हम कहें बेसिकली, तो बॉडी के अंदर होम्योस्टेटिक फंक्शन में हेल्प करता है। हम वाटर बैलेंस की बात करेंगे। ठीक है, देन वी हैव एक्सेसिव सेक्रीशन ऑफ द सोमैटोट्रोपिन। अच्छा, सोमैटोट्रोपिन बेसिकली ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम है। तो अगर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा हो जाए, और ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट, तो एडल्ट लोगों में, बड़ों में अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज होगा तो उस बीमारी को एक्रोमेगले कहा जाता है, जिसमें मैंडिबल और हैंड्स और ये जो फीट के जो बोन्स हैं फैल जाती, बड़ी हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर बच्चों में हम कहते हैं ना, एडल्ट की बजाय बच्चों में एक्सेसिव सोमैटोट्रोपिन रिलीज होने लगा, तो उस बीमारी को जाइगेंटिज्म कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड डिसऑर्डर हम डिस्कस किए थे अनकॉमन टॉपिक में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम? अच्छा, सिंपैथेटिक सिस्टम का फंक्शन एक्सेलरेट द हार्ट बीट, ऐसा होता है। सिंपैथेटिक में तो इमरजेंसी में एक्टिवेट होता है। डायलेट्स द ब्रोंकाई, आपके जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो डायलेट हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट द प्यूपल ऑफ द आई, बिल्कुल नहीं होता। प्यूपल ऑफ आईज डायलेट होती है। इनहिबिट द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो है ना, डाइजेशन को स्लो कर दिया जाता है, यस। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्यूपल ऑफ आईज नहीं होती, इमरजेंसी में डायलेशन ऑफ द प्यूपल ऑफ आईज होती हैं। तो ये रॉन्ग है, सिंपैथेटिक के लिहाज से नहीं होता। अच्छा, बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज। अब बीटा सेल्स अल्फा और बीटा दो सेल्स आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में होते हैं। जो अल्फा सेल्स हैं वो ग्लूकागॉन रिलीज करते हैं, मगर बीटा सेल्स हमेशा क्या रिलीज करते हैं? इंसुलिन। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन होगा इंसुलिन। ठीक है, बीटा सेल ऑफ द पैंक्रियाज रिलीज इंसुलिन। वर्किंग आउट अ मैथमेटिक प्रॉब्लम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इसको हम क्या कहेंगे? इनवॉलंटरी नहीं है, इंस्टिंक्ट नहीं है, रिफ्लेक्स नहीं है, इनसाइड लर्निंग है। जो आप अपने इंटेलिजेंस बेस्ड जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो इनसाइड लर्निंग होती है, द मोस्ट एडवांस एंड कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ लर्निंग एज वी हैव डन विद द एनिमल बिहेवियर। इम्प्रिंटिंग, इम्प्रिंटिंग क्या है? इम्प्रिंटिंग टू फॉलो द फुटप्रिंट्स।
तो इम्प्रिंटिंग जो है ना वो बेसिकली क्या है, हम उसको लर्निंग बिहेवियर कंसिडर करेंगे जिसमें सिखाया जाता है, जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट को फॉलो करना, ठीक है। माइलिन शीट इज फॉर्म्ड ऑफ, माइलिन शीट हमेशा जो है वो न्यूरोग्लिया से, न्यूरोग्लिया का दूसरा नाम ग्लायल सेल्स है, तो न्यूरोग्लिया कहें या ग्लायल सेल्स एक ही बात है, ठीक है। तो माइलिन शीट जो है वो न्यूरोग्लिया ही माइलिन शीट बनाने में हेल्प करता है। डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन अकर्स, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन ऑफ द न्यूरोलेमा अकर्स ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल, जब तक एक्शन पोटेंशियल रहेगा डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन चलती रहेगी। प्लांट्स प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग कंपाउंड्स अगेंस्ट माइक्रो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ प्लांट्स के पास जो केमिकल होते हैं जिनकी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज है फाइटोएलेक्सिन्स कहा जाता है, ठीक है। ये भी आपकी मेमोरी बेस्ड एमसीक्यू से याद रखना होगा। तो हार्मोन विच इज ऑल्सो यूज्ड एज ए वीटिसाइड, ऑक्सिन, ठीक है, ऑक्सिन को एज ए वीटिसाइड यूज किया जाता है और ऑक्सिन में भी उस हार्मोन का नाम है 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये भी आपके चैप्टर नंबर 3 ऑक्सिन में ही आपने डिस्कस किया है, पढ़ा होगा। विच ऑफ द, और हमने भी डिस्कस किया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिफ्लेक्स एक्शन, ब्लिंकिंग ऑफ आइज रिफ्लेक्स एक्शन है, स्लाइवेशन, ठीक है, स्लाइवा यस जो है वो भी रिफ्लेक्स एक्शन है। रेस्पायरेशन भी, मूवमेंट ऑफ द बॉडी, बॉडी में जो मूवमेंट होती है वो रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है, वो अपनी मर्जी से कर रहे होते हैं। हाइपोथैलेमस, अमेगडेला एंड हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस, अमेगडेला और हिप्पोकैम्पस ये तीनों किसका पार्ट है, वो लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है और लिम्बिक सिस्टम डायनसेफेलॉन का पार्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। देन वी हैव 17 क्लस्टर और ग्रुप ऑफ फ्यू न्यूरॉन्स, चंद न्यूरॉन्स का गुच्छा या बंच क्या कहलाया जाता है, गैंग्लियन, जैसे आपने कॉकरोच में सेरिब्रल गैंग्लियन का वर्ड यूज किया था। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल ड्यूरिंग द नर्व इंपल्स जनरेशन इज, अच्छा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल के लिहाज से जब हम डिस्कशन करते हैं तो हम लोग थ्रेशोल्ड पोटेंशियल वो होता है जब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अचीव होता है तो जो सोडियम चैनल्स है वो ओपन हो जाते हैं और डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी रेस्टिंग पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल बन जाता है। अब ह्यूमन बीइंग के हवाले से अगर -30 मिली वोल्ट टू समवेयर इट हैज बीन रिटन -30, बट इफ -30 अलॉन्ग विद -50 भी रिटन है तो -50 और -55 की रेंज में होता है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे -50 मिली वोल्ट वुड बी कंसिडर एज द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल फॉर द न्यू नर्व इम्पल्स, ठीक है, जनरेशन में। और इसके आगे जो है ना एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूरो ट्रांसमीटर, एसिटाइलकोलिन न्यूरो ट्रांसमीटर है, गाबा है, डोपामीन, तीनों न्यूरो ट्रांसमीटर। टेट्रा आयोडोथायरोक्सिन ये एक हार्मोन है जो आपका थायरॉयड ग्लैंड रिलीज करता है, तो न्यूरो ट्रांसमीटर नहीं है। एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, एडीएच और ऑक्सीटोसिन आर प्रोड्यूस्ड बाय, अब देखें सवाल है प्रोड्यूस्ड बाय, तो आप जवाब देंगे हाइपोथैलेमस, और अगर लिखा जाता है एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन आर रिलीज बाय तो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ऑप्शन होना चाहिए था। ये भी हमने थ्योरी में डिस्कस किया था, ये वाला पॉइंट हमने थ्योरी में डिस्कस किया था, ठीक है। अच्छा उसके बाद है द इम्यून सिस्टम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, इम्यून सिस्टम इन्फ्लुएंस्ड बाय पैंक्रियाज, थाइमस, थायराइड। तो एक्चुअल में थाइमस ग्लैंड जो है ना जिसके अंदर थाइमोसिन हार्मोन रिलीज होता है और जो टी लिम्फोसाइट्स की मैचुरेशन करता है, तो उसके लिहाज से हम कहेंगे थाइमस ग्लैंड इन्फ्लुएंस करता है इम्यून सिस्टम को। नेक्स्ट वी हैव प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस, वो कौन सा हार्मोन है जो प्लांट की एपिकल ग्रोथ बहुत फास्ट करवाता है, वो ऑक्सिन है, ठीक है। तो ऑक्सिन रिमूव करने से, अगर हम किसी प्लांट की टिप में उसका ऑक्सिन रिमूव कर दें यानी टिप को कट कर दें, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, इसको कंपेंसेटरी इफेक्ट कहते हैं। चैप्टर नंबर 5 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम ये भी पढ़ चुके हैं। 23 डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन कॉजेज क्या होगा, दैट विल बी एडिमा, इन्फ्लेमेशन, गोइटर और टॉन्सिल्स। तो बेसिक पर्टिकुलरली गोइटर हो जाता है जिससे स्वेलिंग ऑफ थायरॉयड ग्लैंड कहेंगे। डाइजेशन डिक्रीज्ड, प्यूपल डायलेटेड एंड हार्ट बीट इंक्रीजेज, ये कब होता है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में होता है, बिल्कुल जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है। टू हार्मोन्स विच आर एंटागोनिस्ट, एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं, वो कौन से हार्मोन है, वो यहाँ है इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। इंसुलिन जो है ना ब्लड शुगर लेवल कम करता है लेकिन ग्लूकेगॉन बढ़ाता है। अगर आपका शुगर लेवल कम हो गया है तो ग्लूकेगॉन रिलीज होगा, और अगर आपका शुगर लेवल जो है वो बढ़ गया तो इंसुलिन रिलीज होगा, ठीक है, इंसुलिन रिलीज होगा हार्मोन। अच्छा उसके बाद अगर हम डिस्कस करते हैं 25 एमसीक्यूज के बाद एमसीक्यूज नंबर 26, स्किनर बॉक्स। स्किनर साइंटिस्ट था जिसने एक बॉक्स बनाया था जिसमें पेशेंट को डाला गया। स्किनर बॉक्स इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एनिमल बिहेवियर, जिसको ट्रायल एंड एरर लर्निंग कहते हैं, तो हम इसको ऑपरेंट बिहेवियर भी कहेंगे, जिसमें अपनी गलतियों से सीखता है एनिमल वगैरह, तो उनके लिहाज। एंगर ऑफ अ बुल,
अगर एक बुल जो है उसको गुस्सा आता है बाय सीइंग रेड कलर इंक्लूड्स विच बिहेवियर, तो अगर किसी खास चीज़ को देखकर किसी एनिमल का बिहेवियर डिस्टर्ब हो जाए और वो उसको गुस्सा आए या कुछ भी बिहेवियर शो करे तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम FAP फिक्स्ड एक्शन पैटर्न कहते हैं। ठीक है। द इनबॉर्न नॉन डायरेक्शनल बिहेवियर, पैदाइशी तौर पे भी हो, यानी वो आप कह सकते हैं कि एक हमने डिस्कस किया था ना इनेट बिहेवियर, तो इनेट इनबॉर्न है। नॉन डायरेक्शनल मतलब काइनेसिस जो है ना वो नॉन डायरेक्शनल है, इनबॉर्न है, और अगर डायरेक्शनल होता वो टैक्सिस है। एक्रोमेगले डिसऑर्डर है पिट्यूटरी ग्लैंड का, पिट्यूटरी ग्लैंड में, और इसको हम कहेंगे कि एक्सेसिव सेक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से होगा, और एडल्ट में होता है, बच्चों में नहीं होता। ये बच्चों में उसको एक्रोमेगले नहीं कहेंगे, बच्चों में उसे जाइगेंटिज्म कहेंगे। ठीक है। अ सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स स्पेशलाइज्ड टू डिटेक्ट चेंज इन द एनवायरनमेंट एंड ट्रिगर इम्पल्सेस नोन एज रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो चेंज इन एनवायरनमेंट को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है। तो इनके लिहाज से हमारे पास ऑप्शन होगा रिसेप्टर्स। यू डक योर हेड व्हेन अ बेसबॉल इज थ्रोन टुवर्ड्स यू योर फेस। अगर कोई बेसबॉल जो है वो उस जो बेसबॉल लाइक जिससे बेसबॉल खेलते हैं, ठीक है, तो अगर वो जैसे बैट की बात करें, कुछ भी चीज़ जो आपकी तरफ तेजी से आ रही हो या आपकी तरफ फेंकी जाए और आप अचानक जो है ना नीचे झुक जाते हैं विदाउट योर विल, सोचे बगैर, या ब्लिंकिंग ऑफ आइज हो जाए, तो यू आर रिस्पॉन्डिंग टू इंटरनल स्टिमुलस, पिगमेंट्स, हार्मोन्स और एक्सटर्नल। तो आप एक एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्यों? और ये बेसिकली आपका रिफ्लेक्स एक्शन आपको बचा रहा है। अ प्लांट्स रिस्पॉन्स टू टच इज कॉल्ड, टच के लिए जो रिस्पॉन्स होगा वो बेसिकली हमेशा थिग्मोट्रोपिज्म होगा, थिग्मोट्रोपिक रिस्पॉन्स कहेंगे टूवर्ड्स टच। ठीक है। द बायोलॉजिकल क्लॉक इज एन इंडिपेंडेंट डैश टाइम मेजरिंग, इंडिपेंडेंट एक्सोजीनस। अच्छा, बायोलॉजिकल क्लॉक बेसिकली एक्सोजीनस नहीं है, एक्सोजीनस एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से। तो बायोलॉजिकल क्लॉक इज एन इंडिपेंडेंट एंडोजीनस स्टिमुलस, एंडोजीनस टाइम मेजरिंग सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी के इंटरनल स्टिमुलस के अकॉर्डिंगली जो है वो चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है। देन वी हैव 94 है, सॉरी 34। इफ बायोरिदम अकर्स विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 24, अगर कोई भी एक्टिविटी 24 आवर्स के अकॉर्डिंगली होगी तो हम उसको क्या कहते हैं? सर्केडियन रिदम कहेंगे। दैट विल बी नोन एज सर्केडियन रिदम। द इन्फ्लुएंस ऑफ डेली साइकिल ऑफ लाइट एंड डार्कनेस ऑन द फिजियोलॉजी एंड बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में लाइट और डार्कनेस की वजह से जो इंटरेक्शन होगा उसको फोटो पीरियोडिज्म कंसीडर करेंगे। ठीक है। द सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ एब्सिसिक एसिड इन अ प्लांट इज रिस्पॉन्स टू, किसी भी प्लांट के अंदर सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ एब्सिसिक एसिड जो है वो बेसिकली इज रिस्पॉन्स टू, तो हम उसको कंसीडर करते हैं ऑक्सीजन डेप्रिवेशन, सॉल्ट हर्बीवोरी या वाटर डेफिशिएंट। वाटर डेफिशिएंट क्योंकि एब्सिसिक एसिड बेसिकली स्टोमेटा को, एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा क्लोज कर देता है, तो वाटर डेफिशिएंट होने की वजह से स्टोमेटा का क्लोज होना जरूरी है, तो प्लांट एब्सिसिक एसिड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। सर्केडियन रिदम्स आर बेस्ड ऑन अप्रोक्सीमेटली 24 आवर पीरियड। सर्केड एक दिन को कहते हैं, 24 घंटे का। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ प्लांट्स रिस्पॉन्स टू हीट स्ट्रेस। हीट स्ट्रेस गर्मी में पौधा क्या रिस्पॉन्स देगा? प्रोडक्शन ऑफ हीट शॉक प्रोटीन्स, यस। क्लोजिंग स्टोमेटा, प्रोडक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड, प्रोडक्शन ऑफ फाइटोलैक्सिन। तो पर्टिकुलरली हीट शॉक प्रोटीन्स प्रोड्यूस करेगा जो उसको गर्मी से बचाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर एंजाइम्स को। 39 द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन इन प्लांट इज, तो प्लांट्स का जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो फिजिकल बैरियर ऑफ एपिडर्मिस है। ठीक है। और सेकेंड लाइन जो है वो फाइटोलैक्सिन है। ऑक्सिन कॉजेज प्रमोशन ऑफ एपिकल डोमिनेंस, यस। फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस ग्रोथ ऑफ, यस। ऑक्सिन ये तीनों फंक्शंस ही परफॉर्म करता है प्लांट्स में। अच्छा 41 इन द डैश इन कॉम्बिनेशन विद ऑक्सिन स्टिमुलेट सेल डिवीजन इन प्लांट्स एंड डिटरमिन द कोर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। साइटोकाइनिन अकेला नहीं करता, साइटोकाइनिन इन कॉम्बिनेशन विद ऑक्सिन ये काम कर रहा होता है। ये भी हमने स्टेटमेंट पढ़ी हुई है, तो आपको ये सारी स्टेटमेंट, ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन की, आपको ये याद होनी चाहिए। ठीक है। यही चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये याद भी हो। फुलिश सीडलिंग डिजीज इन राइस इज कॉज्ड बाय जिब्रेलिन। ठीक है। तो जिब्रेला फ्यूजिक्यूरोला ये इस तरह का नाम था। ठीक है। जिब्रेला फ्यूजिक्यूराई, सॉरी जेब्रेला फ्यूजिक्यूराई
दैट वाज द नेम गिवन टू द फंगस, और इससे जिब्रेलिन आइसोलेट किया था, और फोलिश सीडलिंग राइस में ये डिजीज कॉज होती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ ऑक्सिन इज, ऑक्सिन का सबसे इंपॉर्टेंट यूज जो है ना, इनिशिएशन ऑफ एब्सेशन नहीं है, स्टिमुलेशन ऑफ एब्सेशन, प्रिवेंशन ऑफ एक्सेलरेशन भी नहीं है, इनिशिएशन भी नहीं है, स्टिमुलेशन या प्रिवेंशन, यस, यानी एब्सेशन मतलब लीफ फॉल। तो ऑक्सिन जो है ना पतझड़ के या पत्तों के झड़ने के अमल को कम कर देता है ऑक्सिन की प्रेजेंस की वजह से। एब्सिसिक एसिड इंड्यूसेस बड डॉर्मेंसी, कॉजेज द स्टोमेटा टू क्लोज, प्रोमोट सेनिसेंस, यस। तो ऑक्सिन ये सभी परफॉर्म, एब्सिसिक एसिड जो है वो सीड डॉर्मेंसी को बढ़ाता है, बर्ड्स को भी उनकी ग्रोथ को कम करता है, इसके अलावा स्टोमेटा को क्लोज करवाने में हेल्प करता है, इसके अलावा सेनिसेंस को बढ़ाता है, यानी पत्तों के झड़ने के अमल को बढ़ाता है, सेनिसेंस लीफ फॉल को कहते हैं, ठीक है। तो 44 का आंसर ऑल ऑफ द अबव है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीडिसाइड हार्मोन, तो ऑक्सिन है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसके आगे ना ब्रैकेट में लिख लें ताकि आपको कंफर्म हो कौन सा हार्मोन है जो बार बार पूछा जा रहा है। 2 दैट इज 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड एज ए वीडिसाइड यूज होता है, तो ये चीज आप मेंशन कर लीजिए यहाँ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव 46, जिब्रेलिक एसिड वाज डिस्कवर्ड बाय, जिब्रेलिक एसिड दो साइंटिस्ट थे जिसको हम जिब्रेलिन भी कहते हैं, यबूटा, दैट वन जापानीज साइंटिस्ट थे, यबूटा एंड हायाशी। तो ये जापानीज साइंटिस्ट थे, नाम भी वैसे ही इनके, ठीक है। प्लांट्स मे बी मेड टू ग्रो, अच्छा प्लांट्स मे बी मेड टू ग्रो टॉलर बाय अप्लाइंग, अच्छा प्लांट्स की ग्रोथ को हम बढ़ा सकते हैं अप्लाई करने से, कौन सा, खास तौर पे जब हम जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन अप्लाई करते हैं उसका स्प्रे, तो उससे प्लांट की ग्रोथ बढ़ती है। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिले ऑफ सेनिसेंस, तो डिले ऑफ सेनिसेंस को जो बढ़ाएगा हम उसके लिए कहेंगे जिब्रेलिन, ये सेनिसेंस को डिले करता है, पतझड़ के अमल को। जिब्रेलिन स्टिमुलेट फ्लावरिंग, प्रोमोट एंड स्प्राउट बडिंग, स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ पॉलिन ट्यूब, तो स्टिमुलेट फ्लावरिंग भी है, प्रोमोट बड स्प्राउटिंग। पॉलिन ट्यूब को भी टू सम एक्सटेंट इनिशिएट करता है, तो ऑल ऑफ दीज कंसीडर करेंगे, ठीक है। एब्सिसिक एसिड इज ग्रोथ इनहिबिटर, यस, प्रोड्यूस ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन, इंड्यूस सीड डॉर्मेंसी, यस, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट फॉर एब्सिसिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग, एब्सिसिक एसिड को हम ग्रोथ इनहिबिटर भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ ऑक्सिन, इंड्यूस पार्थिनोकार्पी, यस, प्रोमोट एपिकल डोमिनेंस, प्रोमोट एब्सेशन, नहीं, एब्सेशन प्रोमोट नहीं करता, इनहिबिट करता है, लीफ फॉल को इनहिबिट करता है, ठीक है। Then we have 52. Neurons are the cells which make up the nervous system. They consist of axon, yes, 2 or more dendrites, a cell body containing a nucleus, yes, all of the above. यही statement ठीक है। ये 53 है, the dash send information from the sense organ. Sense organ receptors को कहा जा रहा है to the CNS. तो वो कौन से neurons है? Sensory neurons है, as the name indicates, sensory neurons. ठीक है। Then the dash send information from the CNS to the effectors, तो वो मोटर न्यूरॉन्स हैं जो ये काम करेंगे। और the dash connect different neurons together, send information between neurons, they have short dendrites and short axon. इंटर न्यूरॉन्स हैं, फंक्शनल न्यूरॉन्स भी जिन्हें हम कहते हैं, इनका काम होता है न्यूरॉन्स के दरमियान ऐसे ब्रिज का काम करना, सेंसरी और मोटर के दौरान के बीच में, खास तौर पे ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड इंटर न्यूरॉन से बना है। व्हाट इज द पार्ट ऑफ न्यूरॉन दैट कैरीज द सिग्नल्स अवे फ्रॉम द सोमा, सोमा या सेल बॉडी से सिग्नल्स अवे लेके जाने वाला, तो ये सिग्नल्स अवे, तो अगेन किस चीज़ का जिक्र हो रहा है, देखिए यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके, तो होगा एक्सॉन। अगर होगा टुवर्ड्स सोमा तो फिर वो डेंड्राइट होता। अच्छा, द न्यूरॉन्स दैट फॉर्म माइलिन शीट प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड आर इन्वॉल्व इन फैगोसाइटिक एक्टिविटी आर नोन एज, तो फैगोसाइटिक एक्टिविटी में जो न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, वो बेसिकली कौन से हैं, वो है न्यूरोग्लिया, जिनको ग्लाइल सेल्स भी कहते हैं। 58, इट इज एन ऑटोमेटिक न्यूरोमस्कुलर एक्शन एलिसाइटेड बाय अ डेफिनेट स्टिमुलस, तो हम इसको कहेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है जो किसी भी स्टिमुलस के रिगार्डिंग आपके बॉडी जो है ना वो एग्जिबिट करेगी। RF59, a reflex action involving one or more interneurons between sensory and motor neuron is termed as polysynaptic reflex. ठीक है, तो polysynaptic में एक से ज़्यादा मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, और मोनोसाइनेप्टिक में सिर्फ एक मोटर और एक सेंसरी न्यूरॉन होगा। और आपकी जो नी जर्क है वो एग्जाम्पल है मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स एक्शन की।
MCQs नंबर 60 है, at resting potential the ions distribution inside and outside of the neuron is such that ions are most abundant on the sodium ions are most abundant on the outside of the cell while potassium ions are on the inside of the cell. तो सोडियम एंड पोटेशियम, तो कौन सा आंसर है? पहले में सोडियम, दूसरे में पोटेशियम, तो बीटा ऑप्शन ठीक है. ठीक है. अच्छा, विच ऑफ दीज इज ट्रू व्हेन अ न्यूरॉन इज एट रेस्ट? जब न्यूरॉन रेस्ट पे होता है, द आउटर इज पॉजिटिव, द इनर इज नेगेटिव. द आउटर इज नेगेटिव, देयर इज नो वोल्टेज, द इनसाइड इज पॉजिटिव. जी नहीं, द आउटर इज पॉजिटिव, द इनर इज नेगेटिव. तो आउटर इज पॉजिटिव जो पूछा है वो यही है. रेस्टिंग पोटेंशियल के लिहाज से डिस्कस हो रहा है. ठीक है. व्हेन न्यूरॉन इज एट रेस्ट, इनफ्लक्स ऑफ डैश यानी कि सोडियम कॉजेज डीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन विच इज द फर्स्ट फेज ऑफ द एक्शन पोटेंशियल. तो इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, और सोडियम का इनफ्लक्स होता है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से. डिफ्यूज नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन रेडियल. जो रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं उनका नर्वस सिस्टम डिफ्यूज होता है. सारे बायलैटरल का नर्वस सिस्टम जो है ना वो सेंट्रलाइज होता है. ये याद रखिएगा, ये मैंने आपको चैप्टर 10 फर्स्ट ईयर एक्टिनियम एनिमिलिया में भी बताया था. सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन एनिमल जो बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं. यही बात यहाँ डिस्कस हो गई. हाउ मैनी इंटरन्यूरॉन्स डज द CNS कंटेन अप्रॉक्सीमेटली? आपके CNS में इंटरन्यूरॉन्स 100 बिलियंस होते हैं. 100 बिलियन इंटरन्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन योर CNS. ओके, वी हैव 66 MCQs नंबर 66. द ब्रेन स्टेम इज, अच्छा ब्रेन स्टेम में 3 चीजें थी सीक्वेंस में. नीचे से ऊपर जाएंगे, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स, मिड ब्रेन. तो मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स, मिड ब्रेन कहाँ है? ये ऑप्शन है आपका. ठीक है. मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स और मिड ब्रेन, ये ब्रेन स्टेम है और हम इसको ओल्डेस्ट टिश्यूज ऑफ द ब्रेन भी कहते हैं. विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द सीट ऑफ कॉन्शियस एक्टिविटीज? जो आपकी कॉन्शियस एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स. ठीक है, जो टेलेंसेफेलॉन का पार्ट है. 68. अ लार्ज नंबर ऑफ बंडल फाइबर्स दैट कनेक्ट द लेफ्ट एंड द राइट सेरिब्रल हेमी. आपके लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रक्चर है वो कॉर्पस कैलोसम है. कॉर्पस ल्यूटियम तो बेसिकली वो ग्लैंड होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पड़ा होगा. तो कॉर्पस कैलोसम. द डायनसेफेलॉन कंसिस्ट ऑफ, डायनसेफेलॉन में क्या क्या होता है? उसमें एक थैलेमस होता है, लिम्बिक सिस्टम होता है. तो थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम, और लिम्बिक सिस्टम में 3 चीजें आ जाती हैं, हाइपोथैलेमस, अमेगडेला और हिप्पोकैम्पस. तो ये पूरे ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, उसके जो पूरे पार्ट्स और फंक्शन, वो सब मैंने मेमोराइज करवाए थे. अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है. When your finger accidentally gets caught in a door, the pain message is sent to your brain through definitely sensory receptors. आपके ब्रेन तक मैसेज लेकर जाएंगे. Which of these is the largest part of your brain? The largest part of your brain is the cerebrum. Cerebrum, this one. Right और left cerebrum, जिसको telencephalon भी कहते हैं. ठीक है. cerebellum नहीं है. ये लार्जेस्ट, अगर सेकंड लार्जेस्ट होता तो वो ये cerebellum होता. ठीक है. फर्स्ट लार्जेस्ट तो cerebrum ही है. द डिवीजन ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट रेगुलेट्स योर हार्ट बीट. जो आपकी दिल की धड़कन को रेगुलेट कर रहा होता है वो कौन सा है? वो बेसिकली आपके पास ऑटोनॉमिक सिस्टम है जिसमें आपका अपना कोई रोल नहीं होता, आप कुछ नहीं करते खुद से. इन विच पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड डू द इंटर न्यूरॉन लाइज? तो इंटर न्यूरॉन जिस जगह होते हैं वो बेसिकली ग्रे मैटर कहलाया जाता है, जो बटरफ्लाई शेप में होता है. और यहीं पर जो है ना वो कनेक्शंस भी बनते हैं, साइनैप्स. द एम्ब्रियोनिक हिंड ब्रेन या हाइंड ब्रेन गिव्स राइज टू व्हाट स्ट्रक्चर इन द ब्रेन? तो जो एम्ब्रियोनिक हाइंड ब्रेन है वो बाद में क्या बन जाता है? वो बेसिकली आपके पास सेरिबेलम, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और रेटिकुलर फॉर्मेशन बन जाएगा. तो अगर ये ऑप्शन है तो यही होने चाहिए, सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा. यस, ये रहे ऑप्शन. ठीक है. ओके, 74 का ऑप्शन डेल्टा हो गया. 75. द डैश इज अ पोर्शन ऑफ द ब्रेन that maintain homeostasis by linking activities of the endocrine and nervous system together. अच्छा, आपके नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के दरमियान ब्रिज का काम करता है. हाइपोथैलेमस की बात हो रही है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तो पता चल रहा है हाइपोथैलेमस. ठीक है. ओके, उसके बाद है विच स्ट्रक्चर वुड नॉट बी इनर्वेटेड बाय द सिंपैथेटिक? कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट नहीं करते? स्केलेटल मसल्स, ग्लैंड्स, स्मूथ मसल्स. तो स्मूथ मसल्स को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इनर्वेट नहीं करते. कार्डिक मसल्स भी हैं, ग्लैंड्स को भी हम कह सकते हैं, बल्कि ग्लैंड्स को भी इनर्वेट करते हैं जैसे कि एड्रिनल ग्लैंड्स हैं. ठीक है. स्केलेटल मसल्स को भी आपके जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है.
आपके स्केलेटल मसल्स को इनर्वेट नहीं करते, उनमें ब्लड सर्कुलेशन को इनर्वेट करते हैं। स्मूथ मसल्स में डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ये टारगेट कर रहे होते हैं। तो स्केलेटल मसल्स को जो है वो ये किसी किस्म की नर्व सप्लाई नहीं देते सिंपैथेटिक, वो हम अपनी मर्जी से करते हैं, ठीक है। ऑटोनॉमिक यानी कि हम कह सकते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक। विच टर्म शुड बी लास्ट इन दिस रिफ्लेक्स सीक्वेंस? तो यहाँ पे शायद एमसीक्यूज का एक आंसर रॉन्ग है। नहीं सॉरी, एमसीक्यूज ठीक है, ऑप्शन भी ठीक है। देखिए, विच टर्म शुड बी लास्ट इन दिस रिफ्लेक्स सीक्वेंस? रिफ्लेक्स सीक्वेंस में सबसे लास्ट में कौन सा पार्ट है जिस तक मैसेज जाएगा? तो रिफ्लेक्स सीक्वेंस में अगर स्टार्ट का पूछा जाता तो आप कहते हैं रिसेप्टर। तो रिफ्लेक्स सीक्वेंस के जो पार्ट्स हैं, पहले रिसेप्टर्स होते हैं, फिर सेंसरी न्यूरॉन, फिर मोटर न्यूरॉन, फिर इफेक्टर। तो इसमें लास्ट में क्या आया? इफेक्टर आया। तो यस, इफेक्टर आंसर होना चाहिए, ठीक है, दिस वन रिफ्लेक्स सीक्वेंस के लिहाज से। पार्किंसंस डिजीज 78। पार्किंसंस डिजीज में ट्रेमर्स आर द रिजल्ट ऑफ विच कंडीशन? तो ट्रेमर्स जो होते हैं ना, जिसमें कपकपी होती है, ट्रैम्बलिंग होती है इन लिम्स, तो वो बेसिकली डोपामीन डेफिशिएंसी की वजह से ये कंडीशन होती है। और डोपामिनर्जिक न्यूरॉन जो है ना वो डिग्रेड हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। द सेंटर ऑफ द थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन आर लोकेटेड विद इन। तो थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन का जो सेंटर है वो बेसिकली हाइपोथैलेमस है, ठीक है। होम्योस्टेटिक एक्टिविटीज। विच ब्रेन एरिया एक्ट टू स्क्रीन ऑल इनकमिंग सेंसरी डेटा? जितना भी इनकमिंग सेंसरी डेटा आता है उस सब की स्क्रीनिंग का प्रोसेस, उनको अप्रोप्रिएट लोकेशन तक भेजने का काम थैलेमस करता है, ठीक है। रिले सेंटर भी हमने इसीलिए नाम दिया था। 81। विच ब्रेन एरिया कोऑर्डिनेट स्केलेटल मसल मूवमेंट? तो स्केलेटल मसल्स की जो मूवमेंट से रिलेशन है, सेरिबेलम है, जो बैलेंस पोजीशन को मेंटेन करता है बॉडी में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इन मैन कंसिस्ट ऑफ? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंसान में 31 क्रेनियल और 12 क्रेनियल्स एंड 31 स्पाइनल नर्व्स हैं। तो 31 स्पाइनल एंड 12 क्रेनियल नर्व पेयर्स, यस पेयर्स में बोलेंगे तो यस ऐसे ही होगा। 31 स्पाइनल, 33 नहीं, यही वाला ऑप्शन है, 31 स्पाइनल एंड 12 क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। देन वी हैव 83, क्वेश्चन 83। दे डिटेक्ट साउंड, मोशन, पोजीशन इन रिलेशन टू ग्रेविटी, टच एंड प्रेशर। तो हमारी बॉडी में मैकेनो रिसेप्टर जो है ना वो बेसिकली सेंसेशन ऑफ टच, मोशन, पोजीशन वगैरह को मेंटेन करते हैं, सेंस करते हैं। नोकिसेप्टर्स आर डैश स्किन रिसेप्टर्स। तो नोकिसेप्टर्स आर जो है वो फ्री नर्व एंडिंग रिसेप्टर्स होते हैं और ये पेन रिसेप्टर्स होते हैं, इनको हम लोग फ्री नर्व एंडिंग रिसेप्टर्स कहते हैं, ठीक है, जो पेन है। इसके अलावा मीजनर कार्पसल्स एंड पेसिनियन कार्पसल्स आर एनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग रिसेप्टर्स। जी हाँ, ये एनकैप्सुलेटेड होते हैं। द रिसेप्टर्स विच नोट द चेंज इन द ब्लड प्रेशर। अच्छा, वो रिसेप्टर जो ब्लड प्रेशर में चेंज को डिटेक्ट करते हैं, नोट डाउन करते हैं, उनको हम बैरो रिसेप्टर्स कहते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? बैरो। अगर चेंज इन प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं बैरो, और अगर चेंज इन केमिकल कंसंट्रेशन तो बेसिकली कीमो रिसेप्टर कहेंगे, ठीक है। उसके बाद है डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज। तो डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज बेसिकली, डॉर्सल रूट में सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं और वेंट्रल रूट में मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे सेंसरी होगा वो। द ब्रांच ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दैट इंड्यूसेस द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इज द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो फाइट और फ्लाइट को रिस्पॉन्स करता है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा, बिल्कुल। निकोटीन, निकोटीन क्या करता है? निकोटीन एक केमिकल है जो बेसिकली रिड्यूस फैटीग, रेज ब्लड प्रेशर, इंक्रीज अलर्टनेस। यस, निकोटीन जो ख़ास तौर पे हम कहते हैं जो स्मोकिंग करते हैं लोग, और वो जो स्मोक में निकोटीन है वो उनको थकावट को कम करती है, उनका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है और वो अलर्ट हो जाते हैं, उनका सीएनएस एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, निकोटीन की वजह से। इट इज़ अ डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग रिपीटेड सीजर्स ऑफ एनी टाइप, ठीक है, डिसऑर्डर रिपीटिंग सीजर्स, तो वो बेसिकली एपिलेप्टिक कंडीशन होती है, इसमें सीजर या फिट्स या दौरे पड़ते हैं। अल्जाइमर डिजीज इज अ एडी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ठीक है। अल्जाइमर डिजीज इज अ प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव ब्रेन डिजीज। इट्स सिम्टम्स इंक्लूड डिमेंशिया तो है ही, लॉस ऑफ मेमोरी, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन्स। यस, तो ऑल ऑफ द अबव यही ऑप्शन है इसके। एंडोक्राइन ग्लैंड्स टिपिकली क्या होते हैं? डक्टलेस होते हैं। एंडोक्राइन डक्टलेस होते हैं, रिलीज एंजाइम नहीं, हार्मोन्स रिलीज, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कंटेंट आउट ऑफ बॉडी, जी नहीं, हम इनको कहते हैं दे आर डक्टलेस, ठीक है।
अच्छा, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर फाउंड इन द पैंक्रियाज, और दो तरह के अल्फा और बीटा सेल्स होते हैं। कॉर्टिसोल इज रिलीज फ्रॉम द एड्रीनल कॉर्टेक्स, और एड्रीनल कॉर्टेक्स, यस, एड्रीनल कॉर्टेक्स में आउटर पार्ट जो कॉर्टिकल एरिया। कैल्शियम इज रिलीज्ड फ्रॉम बोन इन टू द ब्लड स्ट्रीम ड्यू टू द एक्शन ऑफ, कैल्शियम को बोन से निकाल के ब्लड में रिलीज करने, यानी ब्लड का कैल्शियम लेवल मेंटेन करने का काम पीटीएच, पैरेट हार्मोन करता है ये, ठीक है। और अगर कैल्शियम को बोन्स में स्टोर करवाता है वो कॉर्टिसोल हार्मोन, वो है कैल्सिटोनिन हार्मोन। तो इसका ऑप्शन तो कैल्शियम इज रिलीज फ्रॉम बोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम ड्यू टू द एक्शन ऑफ द पीटीएच। पीटीएच इज पैराथायरॉयड हार्मोन, पैरेट हार्मोन जिसको कहते हैं। एल्डोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द डैश ग्लैंड, adrenal gland, and it causes reabsorption of the sodium, the adrenal gland, and causes reabsorption of the sodium ions. Blood calcium is lowered by the hormone, excess of calcium को कम करने का काम कैल्सिटोनिन का है, और एक्स्ट्रा कैल्शियम बोन में स्टोर करवा देता है। एंड ओवर सेक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, यानी कि सॉरी GH बेसिकली ग्रोथ हार्मोन है, एंड ओवर सेक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन और सोमैटोट्रोपिन हार्मोन वुड लीड टू जाइगेंटिज्म। अब यहाँ पे मेंशन ही जाइगेंटिज्म है, तो जाइगेंटिज्म आंसर होना चाहिए, अदरवाइज बच्चों में ही जाइगेंटिज्म होता है, ठीक है, और बड़ों में एक्रोमेगली कहते हैं। विच पेयर ऑफ हार्मोन्स एक्ट एंटागोनिस्टिकली, तो एंटागोनिस्ट हार्मोन कौन से हैं? ग्लूकेगॉन, इंसुलिन, जो एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं। देन वी हैव MCQs नंबर 100। दिस हार्मोन वुड बी एट एन इंक्रीज लेवल इन अ मदर हु इज ब्रेस्ट फीडिंग, तो जो मदर बच्चों को दूध पिला रही होती है उनमें प्रोलैक्टिन हार्मोन वुड बी मोर बिकॉज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस मिल्क, ठीक है, और अगर रिलीज होगा तो वो ऑक्सीटोसिन होता है, रिलीज मिल्क करता है। हार्मोन्स आर मेड फ्रॉम अमीनो एसिड्स, यस, स्टेरॉइड और मोडिफाइड अमीनो एसिड, ऑल ऑफ दीज, तीनों हार्मोन तीनों से ही बनते हैं, यस। एज द सन कम्स अप इन द मॉर्निंग योर ब्लड लेवल ऑफ ग्लूकेगॉन गोज डाउन एंड यू वेक अप, ठीक है। हमने डिस्कस किया था कि आपके पास जो है वो एक ग्लैंड है, पाइनियल ग्लैंड, पाइनियल बॉडी, और उसमें से निकलता है हार्मोन कौन सा? मेलाटोनिन, ठीक है। तो होता ये है कि जैसे ही सूरज निकलता है तो आपका जो ब्लड लेवल है, ठीक है, ब्लड में लेवल मेलाटोनिन हार्मोन का कम हो जाता है, क्योंकि मेलाटोनिन, जब आपको नींद आई हुई होती है तो मेलाटोनिन लेवल ब्लड में ज़्यादा होता है और आपकी नींद गहरी होती है। लेकिन जैसे ही अर्ली इन द मॉर्निंग आप उठते हैं और आपका साइकिल जो है वो इनिशिएट होता है तो ब्लड का मेलाटोनिन लेवल कम होता है और आपकी आँख खुल जाती है। तो मेलाटोनिन बेसिकली स्लीपिंग और वेकनिंग के प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा होता है। तो मेलाटोनिन हार्मोन है और कहाँ से रिलीज होता है? पाइनियल ग्लैंड से। 103 विच हार्मोन इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द फाइट और फ्लाइट, तो कौन सा है हार्मोन जो फाइट और फ्लाइट से रिलेटेड है? एड्रीनलिन हार्मोन है, यस, जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जिसको एड्रीनलिन नॉर एड्रीनलिन कहते हैं, और आपके एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज होता है, इमरजेंसी ग्लैंड। these two hormones are produced by the hypothalamus but stored in the posterior pituitary। तो कौन से हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन एंड इंसुलिन, वो है ADH, ऑक्सीटोसिन एंड ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन, बिल्कुल ऐसे ही है। थायरोक्सिन और थायराइड हार्मोन travel through the bloodstream acting on many target cells to increase blood sugar भी, कैल्शियम, मेटाबॉलिज्म। बेसिकली इनका असल काम होता है ब्लड बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करने का काम, ठीक है। द मेजर टारगेट फॉर एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक, ACTH हार्मोन का जो टारगेट है वो एड्रीनल ग्लैंड है और एड्रीनल ग्लैंड में एड्रीनल कॉर्टेक्स को टारगेट करता है ये। देन वी हैव 107 MCQs 107 टू मच ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज कुड कॉज हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा, हाई ब्लड शुगर, सिंस शुगर इज अ सॉल्यूट दिस कुड ऑल्सो कॉज, तो इसकी वजह से आपका जो ब्लड है वो हाइपरटोनिक होगा, ज्यादा वाटर रिटेंशन होगा। तो ACTH हाइपरग्लाइसीमिया ब्लड शुगर लेवल बढ़ाएगा और इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि ब्लड हाइपरटोनिक हो जाएगा और ज्यादा वाटर रिटेंशन हो जाएगी। A patient suffering from dwarfism is most likely deficient in somatotropin hormone STH, जिसको ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। डॉर्फिज्म छोटी हाइट की जो है वो इस हार्मोन के ना बनने की वजह से होगा या इसका लेवल कम हो जाता है ब्लड में। A patient that is losing weight and suffering from an increased body temperature could be hyper secreting। अच्छा, अब हाइपर, एक ऐसा पेशेंट
जिसका वेट तेजी से कम हो रहा है, ठीक है, एंड इंक्रीज बॉडी, और उसका टेम्परेचर यानी उसकी बॉडी में टेम्परेचर जो है ना वो ज़्यादा है, तो उसको हाइपर सेक्रेटिंग क्या होना चाहिए, थायरॉक्सिन हार्मोन की वजह से ऐसा हो रहा है, यानी उसके ब्लड में थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ना वो ज़्यादा रिलीज हो रहा है. Hormones that enter target cells and bind to receptors in the cytoplasm, hormone that enter target cells and bind to receptor in the cytoplasm and then enter the nucleus are called. अच्छा, ये वो हार्मोन्स है जो डायरेक्टली सेल के अंदर पेनिट्रेट करके साइटोप्लाज्म में अपने रिसेप्टर से अटैच हो जाते हैं, उनको सेल मेम्ब्रेन पर अटैच होने की जरूरत नहीं होती, वो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं. ये सेकंड मॉड्यूल एक्शन पढ़ चुके हैं. ऑल ऑफ द फॉलोइंग और हार्मोन्स ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी एक्सेप्ट GH, एंटीरियर FSH और TSH. PTH ये बेसिकली पैराथायरॉयड हार्मोन जो है ना, पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलीज होता है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स नहीं है. बाकी पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड है, ये नहीं है. द ग्लैंड विच कैन बी क्लासिफाइड एज एन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन. एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही बिहेव करता है, वो पैंक्रियाज है, ठीक है. अच्छा, एक्सेस लेवल ऑफ कॉर्टिसोल रिजल्ट्स इन, अगर कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाए तो उससे क्या होता है वो जरा देख लेते हैं. हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सिस लेवल ऑफ कॉर्टिसोल हार्मोन रिजल्ट्स इन कुशिंग सिंड्रोम, यानी हाइपर एक्टिव अगर हो जाए, और अगर उसका जो है वो हम ये कहते हैं कि अंडर प्रोडक्शन यानी हाइपो कंडीशन तो एडिशन, तो ओवर सेक्रीशन एक्सिस लेवल ऑफ कॉर्टिसोल रिजल्ट्स इन कुशिंग सिंड्रोम, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है. देन वी हैव MCQs 114. हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स. तो टी लिम्फोसाइट्स को मैचुरेशन डिफरेंशिएट करवाना थाइमोसिन हार्मोन थाइमस ग्लैंड से जो रिलीज होता है वो करेगा. अ 30 years old मेल कंप्लेन्स ऑफ बीइंग ओवरवेट, sluggish in nature, hair loss, dry skin and intolerance to cold. He is suffering from myxedema. ये जो सिम्टम्स है माइक्सिडेमा की हैं, और ये हाइपोथायरॉयडिज्म कंसीडर होगा, इसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, ठीक है. ओवरवेट हो गया, स्लगिश नेचर, हेयर लॉस हो रहे हैं, ड्राई स्किन, इंटॉलरेंस टू कोल्ड, सर्दी बर्दाश्त नहीं होती, तो माइक्सिडेमा है, ठीक है. और लर्निंग टू नॉट रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड, किसी चीज़ को रिस्पॉन्स न देना यानी अवॉइड करना, ठीक है, तो वो बेसिकली हैबिचुएशन में आ जाता है क्योंकि आप उसके आदी हो जाते हैं. स्किनर बॉक्स इज यूज टू एक्सपेरिमेंट इन ऑपरेंट कंडीशन, ऑपरेंट बिहेवियर, जिसमें विजन को यूज किया गया था. एंड देन वी हैव MCQs 118. डॉग स्लाइवेशन, ठीक है, स्लाइवेटिंग, डॉग स्लाइवेटिंग एट द रिंगिंग ऑफ बेल इज एसोसिएटेड विद व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर. क्लासिक कंडीशनिंग, जिसमें हमने उसको डुअल एक्शन बिहेवियर भी कहते हैं, एक्सपेरिमेंट में डिस्कस किया था. ह्यूमंस इग्नोरिंग नाइट साउंड्स व्हाइल अस्लीप इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अगर रात में कुछ आवाज़ें आ रही हो, सो रहा है, तो हैबिचुएशन है, ठीक है. एंड देन अगर हम बात करते हैं अ रैट इन अ बॉक्स लर्न टू एसोसिएटेड प्रेसिंग अ लीवर विद ऑब्टेनिंग फूड. तो रैट और पिजन जो है वो बेसिकली एक बॉक्स में बंद हैं विद ऑब्टेनिंग अ फूड, तो हम इसको ऑपरेंट कंडीशन कहेंगे, जिसमें बाय प्रेसिंग लीवर, ठीक है, तो इट वुड बी ऑपरेंट कंडीशन. सो ये हमारे पास MCQs चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड थे. होपफुली आपको ज़्यादातर मोस्टली इसमें मेमोरी बेस्ड ही थे क्योंकि पूरा चैप्टर डिटेल में, लेकिन एक एक पॉइंट आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा. थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़.